हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। HAP2 बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर का डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। ओके, तो ये कब से चल रहा है हमारा? टोटल 14 वीडियोज़ आ चुके हैं, लेकिन डिटेल में और मतलब डिटेल इन द सेंस आपको अगर और भी डिटेल चाहिए होगा तो टोटोरा, रोसन, विल्सन है ये सब, तो आप उनमें से रेफ़र कर सकते हो जो स्टैंडर्ड बुक्स है। ओके, गाइटन हो गया ये सब। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर। इस सब के पीडीएफ आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं। और भी कोई बुक्स ये सब के पीडीएफ चाहिए तो मुझे बताना कमेंट में, और उस चीज़ का मैं प्रोवाइड करूँगा। ओके, एब्जॉर्प्शंस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एब्जॉर्प्शन, अब डाइजेशन पार्ट हम लोग ने कवर कर लिया। हम लोग ने पिछले ही वीडियो में देखा था डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये सब का डाइजेशन पढ़ लिया था। लेकिन अब पढ़ते हैं हम लोग इसका एब्जॉर्प्शन। अब भाई छोटे छोटे यूनिट्स में आ चुके हैं सब लोग। अपने जो पॉलीसेकेराइड्स है वो मोनोसेकेराइड्स में आ गए। जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो फॉस्फेट, शुगर्स और नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में आ गए। जो लिपिड्स है वो बहुत सारे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं उस फॉर्म में आ गए। जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स में आ गए। अब होता क्या, अब इसका एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन होगा कैसे, देख लेते हैं। ऑल ऑफ द केमिकल एंड मैकेनिकल फेजेस ऑफ डाइजेशन फ्रॉम माउथ through the small intestine are directed towards the changing food into form that can pass through the absorptive epithelial lining mucosa into the underlying blood vessel, lymphatic vessel. लिम्फेटिक वेसल्स में लैक्टील्स, जो आपको पता होगा लिम्फेटिक वेसल्स ही है एक लैक्टील्स, जहाँ पर माइक्रोन्स जो बोलते हैं ना, लिपिड का डाइजेशन का एब्जॉर्प्शन होता है लिपिड्स का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ब्लड वेसल्स जो भी मीन्स जो भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एपिथेलियल की लाइनिंग है उसमें क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ब्रश बॉर्डर आपको पता होगा, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। आपको इतना तो पता ही होगा। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। दीज फॉर्म्स आर मोनोसेक्राइड्स। दीज फॉर्म्स आर मोनोसेक्राइड्स जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, फिर अमीनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड्स फ्रॉम प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल फ्रॉम लिपिड्स। फिर ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पासेज ऑफ दिस ये डाइजेस्टेड ऐसे ये न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट इनटू द ब्लड और लिम्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मीन्स अब पता चल गया कि जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ चुके हैं, अब उसके एब्जॉर्प्टिव फॉर्म में आ चुके हैं। अब वो एब्जॉर्प्शन मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग जो भी एब्जॉर्ब वाले फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको एब्जॉर्ब करना, ठीक है, ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल अकर्स वाया डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब के हेल्प से मॉलिक्यूल्स का सेल्स के अंदर जाना, फिर सेल्स से फिर ब्लड के अंदर जाना पॉसिबल हो पाता है। About 90% of all the absorption of the nutrients occur in the small intestine. Other 10% occur in the stomach and large intestine. आपको इतना तो देखो, ये क्या लिखा है, 90% एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 10% स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन को मिला के होता है। तो मतलब आपको पता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेजर डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन को। एनी अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल जो भी बच गया, जो डाइजेशन नहीं हुआ, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, अब वो क्या करेगा, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। आपको पता होगा फीसिस सुबह करते हो, जो फीसिस हो गया वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ये एब्जॉर्प्शन क्लियर है। इन जनरल एब्जॉर्प्शन क्या होता है क्या नहीं होता वो देख लिया। ओके, अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स पढ़ लेते हैं। ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड एज मोनोसेक्राइड्स। तो वही जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के प्रोसेस में हम लोग पढ़ क्या रहे थे, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे थे और इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल, जिससे हम लोग मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं। और द कैपेसिटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब मोनोसेक्राइड्स इज ह्यूज, एज एस्टिमेटेड 120 ग्राम पर आवर। ठीक है, तो मीन्स अच्छे से एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट, बॉडी ना कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है एनर्जी, क्योंकि अच्छे से एनर्जी भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, क्विक एनर्जी सोर्स की तरह भी काम करता है, बहुत सारे पाथवेज में काम आता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को ना पूरा एब्जॉर्ब, मैक्सिमम एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, 120 ग्राम पर आवर। ये आपको एस्टिमेशन लगा सकते हो, इससे ये चीज़ बताना चाह रहा है। एज अ रिजल्ट ऑल द डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स
ये that are digested normally are absorbed, leaving only indigestible cellulose and fibers in the feces. तो होता क्या है, जितनी भी डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स जो एसेंशियल है हमारे बॉडीज़ के लिए वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो वेस्ट के थ्रू बाहर निकल जाएंगी बॉडी के. मोनोसैकेराइड पासेस फ्रॉम द ल्यूमन थ्रू द एपिकल मेम्ब्रेन वाया फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब होता क्या है, अब इसका डिफ्यूजन कैसे होगा? एक तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन हो सकता है या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये दो चीज़ें हैं, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है और फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है. ओके, तो फ्रक्टोज की बात करूँ, वो मोनोसैकेराइड जो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं, लेकिन जो गैलेक्टोज ग्लूकोज हो गए हैं वो किसके थ्रू होते हैं? वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट इज कपल टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम. इसका मतलब क्या है बेसिकली? एक तो देखो, जो मोनो कार्बोहाइड्रेट है उसका एब्जॉर्प्शन हम लोग फैसिलिटेड की डिफ्यूजन के थ्रू भी कर सकते हैं, प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके हेल्प से भी कर सकते हैं. आपको पता होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है क्या? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी वाले में क्या होता है? एटीपी का इस्तेमाल करके एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन जो सेकेंडरी वाले में क्या होता है कि कोई एक मॉलिक्यूल के लिए, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम के लिए एटीपी लग रहा है लेकिन उसके साथ साथ ग्लूकोज भी अंदर चले जा रहा है, उसको बोलते हैं सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट. आपने पढ़ा होगा. तो जहाँ पर एक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी चाहिए रहता है लेकिन एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल भी साथ में चले जाता है, उसको बोलते हैं, मीन्स इसमें एनर्जी भी इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस मीन्स दूसरे प्रोडक्ट के लिए एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन भी हो जा रहा है. मतलब देखो, मैं आपको इसमें बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. ये देखो, मान लो ये एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है. ओके, अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, ये आपका सोडियम है, ये अंदर जाएगा, एटीपी का इस्तेमाल होगा. ठीक है, अब सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज भी चले जाता है यहाँ पर, तो ग्लूकोज का भी एब्जॉर्प्शन हो गया, मीन्स एक एटीपी पे दो एब्जॉर्प्शन हो गए. तो इसको बोलते हैं सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट. जहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं पता है आपको? अगर देखो ऐसा कंडीशन होता कि अगर मान लो ये हमारा रिसेप्टर है, यहाँ से ये हमारा सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और ये है एक्टिव, सीधा एटीपी यूज हो रहा है, ये रहा हमारा प्राइमरी. लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में होता यूं है, जहाँ पर एक होता है ये हमारा, ये हुआ क्या, दैट इज रिसेप्टर. अब वो होता क्या है, जैसे मान लो सोडियम के लिए तो हम लोग को चाहिए एटीपी, सोडियम के लिए चाहिए एटीपी. ओके, सोडियम के लिए एटीपी चाहिए, उसके लिए सोडियम अंदर जा रहा है, एटीपी इस्तेमाल हो रहा है, साथ साथ में ग्लूकोज भी चले जा रहा है, सोडियम के साथ साथ में ग्लूकोज भी इसके साथ में चले जा रहा है अंदर. तो ये क्या हो रहा है? सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट आपने पढ़ा होगा, वो उसी के अंदर आता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्लियर है? अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब पढ़ते आगे. द ट्रांसपोर्टर has binding sites for one glucose molecule and two sodium ions. Unless all three sites are filled, the transportation does not start. अब पता होगा ट्रांसपोर्टर जो ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, एक सेल के अंदर ट्रांसपोर्टर क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. और मान लो ये जो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टर प्लस दो सोडियम आयन, दो सोडियम जाएंगे तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जाएगा, तो ये तभी ट्रांसपोर्ट करता है. तो ट्रांसपोर्टर के भी कंडीशंस होते हैं कि अगर उसका रिसेप्टर फुलफिल हुआ तभी वो ट्रांसपोर्ट करेगा. जैसे यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर की बात करें उसके पास 3 साइड्स है, एक ग्लूकोज के लिए और 2 किसके लिए? सोडियम आयन्स के लिए. तो जैसे वो तीनों फिल हो जाएंगे वो ट्रांसपोर्टर अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा. ओके, तो गैलेक्टोज competes with the glucose to ride the same transporter because both sodium and glucose or galactose move in the same direction. This is importer. जैसे जैसे ग्लूकोज, आपको पता होगा, जैसे जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है वैसे गैलेक्टोज भी हो सकता है. तो गैलेक्टोज के लिए क्या होता है? ऑलमोस्ट, क्योंकि गैलेक्टोज ग्लूकोज में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो जैसे जैसे सोडियम का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ग्लूकोज के साथ, वैसे वो गैलेक्टोज के साथ भी होता है. और ये यहाँ पर जो गैलेक्टोज है वो कम्पीट करता है. ठीक है, कम्पीट करता है किसके साथ? ग्लूकोज के साथ. कम्पीट करता है क्योंकि सोडियम ग्लूकोज के साथ भी अंदर जा सकते सेल के, और सोडियम
ये गैलेक्टोज के साथ भी जा सकता है सेल के अंदर। गैलेक्टोज यहाँ तक क्लियर है। मोनोसैकेराइड्स देन मूव आउट ऑफ द एब्जॉर्प्टिव सेल्स थ्रू देयर बेसोलेटरल सरफेस वायर फैसिलिटेट डिफ्यूजन एंड एंटर द कैपिलरीज ऑफ विलाई। मीन्स जैसे वो सेल के अंदर आ गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, और वो सेल से फिर सीधा ब्लड वेसल्स में जाएंगे और फिर वहाँ से पूरा हार्ट, लीवर में, फिर हार्ट में, फिर पूरे बॉडीज में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, रिवाइज कर लेते, पढ़े क्या, ध्यान से सुनना, अगर कुछ भी बीच में नहीं समझा होगा ध्यान से सुनना, पूरा समझ में आएगा। ओके, फार्मेसी से रिलेटेड पूरा समझ में आएगा। एक्स्ट्रा पढ़ना है, थोड़ा नॉलेज पर्पस पढ़ना है, और बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए तो आपको स्टैंडर्ड बुक रेफर करनी पड़ेगी। ओके, तो एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या पढ़ोगे कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दैट वो किसका पार्ट है, जीआई ट्रैक्ट का पार्ट है। उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन होता है। और आपको पता है कि डाइजेशन अभी पढ़ के आए कि बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल जो पॉलीसैकेराइड्स है वो अपने छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, अपने मिनिमल एब्जॉर्प्टिव ये फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, एब्जॉर्प्शन वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इनका एब्जॉर्प्शन वाले पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इन जनरल एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि कोई भी जो भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, अब उसको एब्जॉर्ब करना इनटू द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, उसको बोल देंगे एब्जॉर्प्शन। ओके, अब 90% स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, 10% स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब मोनोसैकेराइड्स का हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं कि मोनोसैकेराइड कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। अब याद रखना, ग्लूकोज के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए फैसिलिटेड भी होता है, एक्टिव भी होता है। अब एक्टिव में क्या होता है, वो सोडियम के साथ होता है। अब सोडियम के साथ वो ग्लूकोज भी हो सकता है, गैलेक्टोज भी होता है, तो ये दोनों आपस में compete करते हैं, मीन्स लड़ाई करते हैं कि मैं जाऊँगा सोडियम के साथ ट्रांसपोर्ट होऊंगा, मैं जाऊँगा, ये ऐसा सब है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, ये पढ़ लिया कि कैसे होता है फैसिलिटेड और एक्टिव, दोनों से हो सकता है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट अच्छे से एब्जॉर्ब, मोस्ट एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है, क्योंकि हम लोग को नीड होती है क्योंकि एनर्जीज के लिए। तो यहाँ पर दिया है कि 120 ग्राम पर आवर होता है एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट का। ओके, और जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो फीसिस के थ्रू बाहर चले जाएंगे। ओके, क्लियर है। तो ये था पूरा आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ ये मोनोसैकेराइड्स और एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड्स, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखो, इतना स्लाइड रीड करो, नोट्स बनाओ, बढ़िया से रहो और रीड करते रहो बुक्स। ओके, तो ये आप ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बाकी कुछ भी डाउट रहा कमेंट में बताना मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत, बाय।